हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर चुके थे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक ना हम लोगों ने देखा है कि अगर मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड हो, ठीक है, जैसे कि एल्केन की बात कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे फिर जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ नेमिंग कैसे होती है ना। फिर हमने एल्कीन की बात की थी, फिर एल्काइन पर आए थे हम लोग, ठीक। एंड फिर हमने बात की थी कि अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग साइक्लो एल्केन्स की बात करे थे, ठीक। फिर हम साइक्लो एल्कीन्स की बात किए थे। अभी तक हमने फंक्शनल ग्रुप वाले, है ना, टॉपिक को नहीं टच किया था। अब हम देखिए, अब हम ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे लिए है क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स है ना वो फंक्शनल ग्रुप पे ही बनने वाले हैं, है ना। ऐसा बहुत ही कम चांस है कि आपको बिना फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड किए हुए क्वेश्चन आए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा ही होता है ज़्यादातर। वहाँ तो अच्छा खासा एरोमेटिक कंपाउंड को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। चलिए, तो हमने दो ग्रुप देखे थे। अच्छा, नेमिंग का फंडा वही रहेगा। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अभी तक सेकेंडरी सफिक्स नहीं यूज़ हुआ था हमारी ज़िंदगी में, और सेकेंडरी सफिक्स कब यूज़ होता है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप आता है ना। हमने दो ग्रुप पढ़े थे। एक तो हमने आर पढ़ा था। आर का मतलब क्या था, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप ना फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से, उसकी डेंसिटी से, है ना, ये सारे काम। तो आर का मतलब, आर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर की जो वैल्यू है ना, आर का मतलब अगर एक मेथिल ग्रुप है ना, मेथिल है, एथिल है, कितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स एटम ज़्यादा है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है उस कंपाउंड का, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या फिर डेंसिटी क्या है, या फिर सॉल्युबिलिटी की बातें हैं ना, वो सब की जाती है। अच्छा, एक और ग्रुप मेरे पास होता है जिसे मैं चिल्लाता हूँ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है, ऐसा ग्रुप जो केमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। मुझे पता है कि भाई साहब केमिस्ट्री में रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने वाली है ना। रिएक्शन मेरे पास, अब देखिए, हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से हम लोगों ने कई सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ रखे हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था ना, वो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सब बातें होती हैं, है ना। फिलहाल ऑर्गेनिक में पूरा फंडा अलग हो जाता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली बात हम लोग करते हैं, ठीक। अच्छा, हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। देखिए, मेरे पास क्या होगा ना, कंपाउंड होगा, रिएजेंट होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट होगा, ठीक। ये सब वर्ड आपने शायद नहीं सुने हो, है ना। हमने अभी तक सुना था रिएक्टेंट, तो मेरे पास रिएक्टेंट होगा, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होगी ना, तो इस रिएक्टेंट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए, तो जो मेरे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, या फिर जो मेरे पास ग्रुप है जो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ना नाम पे अभी तक हमने दो बंदे पढ़ चुके हैं पहले से। एक तो एल्कीन हमने पढ़ा था, एंड दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन मेरे पास फंक्शनल ग्रुप था, एल्काइन में क्या था, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमारी ज़िंदगी में, है ना, हमारे दिल में बैठ गई है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो काउंटिंग वहीं से होती है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमें एल्काइल ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहानी ना अब तब तक चलेगी जब तक अपन लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी भाई साहब, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो वहीं से स्टार्ट होगी। अगर कार्बन एटम नहीं है तो वो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ना, उस कार्बन से काउंटिंग होगी। अच्छा, देखिए, इसमें दो बातें करते हैं, दो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप को लेके। जैसे कि पहला हम बात करें, ठीक, इसको रफ कर दिया जाता है, कुछ कहना है। अब देखिए, इसका तो कुछ काम है नहीं, सब देखने के लिए लिखते हैं हम लोग। अब देखिए, हम वो वाले नेमिंग देखने वाले हैं जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। व्हेन
फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक, अच्छा अभी भी ना वो कहानी चलेगी, कौन सी वाली, मुझे सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखना होता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे स्टार्टिंग में हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेस से, एंड फिर मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है। ये साहब कब लिखते हैं, जब साइक्लिक कंपाउंड आता है, पढ़ चुके हैं हम। अच्छा फिर क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट, ठीक है, देन अवर प्राइमरी सफिक्स, है ना, कई बार लिख चुके हैं हम लोग, एंड देन अवर सेकेंडरी सफिक्स, है ना। बेसिकली फंडा इसी पर रहता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है, वो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, वो हम लोग उसी टाइम बात कर लेते हैं कि क्या चेंज होगा इसमें, ठीक है। थीम यही है ना, इसी पे काम होने वाला है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, हम जानते हैं कि भाई साहब जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सफिक्स वाला फंडा यूज़ होगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगा, ठीक है। और एक बंदा मेरे लिए क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक। तो मुझे दो बंदों से ज़्यादा मतलब है, एक तो प्रीफिक्स से मतलब है और दूसरा इस सेकेंडरी सफिक्स से मतलब है, ठीक है। होने क्या वाला है ना, जब तक मेरे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है तब तक तो हमारी ज़िंदगी आसान है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है उस फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग। उस अब देखिए उसको हम FG बोला करेंगे शॉर्टकट में, उसको बोलते हैं हम लोग FG, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कंपाउंड में एक ही FG लगा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना। लेकिन ना ज़िंदगी में तूफान तब आता है जब एक से ज़्यादा FG लगे हों, ठीक। जब एक से ज़्यादा FG लगा होगा तो फिर एक कहानी है, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप सीनियर है, ठीक है। तो इसमें सीनियर वाली कहानी है कि सीनियर जूनियर की। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप लगे हैं किसी कंपाउंड में तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि सीनियर कौन है, ठीक है। अब सीनियर की एक मेरे पास सीरीज़ है, एक लिस्ट है ना, सीनियरिटी ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, तो वो मुझे याद होना चाहिए कि सबसे सीनियर ये बंदा है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो फिर दो कहानी, मान लीजिए दो FG लगे हुए, एक को मैंने बोला सीनियर है, तो जो सीनियर FG है ना उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। अच्छा जो ग्रुप बच गया जूनियर वाला, एक तो बच जाएगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। क्या चीज़, प्रीफिक्स, क्योंकि तब वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे मान लीजिए 3 लगे हुए हैं तो किसी एक को मुझे सीनियर बोलना पड़ेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे सफिक्स की, सेकेंडरी सफिक्स की। तो जो बच गए ना उसके रिगार्डिंग हम क्या बात करेंगे, प्रीफिक्स की। तो अब देखिए दो कहानी फिर आती है यहाँ पर। इसका मतलब कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सीनियर कौन है एंड उस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग सफिक्स का नेम क्या है एंड प्रीफिक्स का नेम क्या है, ठीक है। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें कोई FG लगा है, दूसरी बात सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, तीसरी बात सेकेंडरी सफिक्स में नाम क्या है ना, चौथी बात प्रीफिक्स में नाम क्या है। तो इस वजह से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है हमारे पास। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब सफिक्स के नाम पे ना कोई फंक्शनल ग्रुप 2 नाम रखता हो, है ना, जैसे कि घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, ठीक उसी तरीके से कुछ फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स का 2 नाम होता है ना, तो वो डिफरेंट जगह यूज़ होते हैं, ठीक। ये 2 नाम का फंडा ना हमारे इस चैप्टर के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ पर मैटर करता है। तो देखिए हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, हल्का हल्का कॉम्पिटेटिव को टच करते हुए जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल प्योरली वहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर प्योर वहाँ जाएंगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, है ना। थोड़ा बहुत अपन लोग टच करके ना निकल जाएंगे उस गली से, उस कॉम्पिटेटिव वाली गली से, ठीक है। चलिए तो इतनी बात हमने की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि भाई साहब सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, क्योंकि वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम इधर देखते हैं सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ FG क्या होता है, इस पर सारी बातें कर ली, है ना। लिखने के लिए बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर केवल समझने का काम करते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शनल ग्रुप, है ना, उसी को लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला जो बंदा है ना वो है COOH, जिसे मैं बोल रहा हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब ये जिस कंपाउंड में लगा होगा उससे मेरे पास एक एसिड बनेगा जिसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट बंदा है ना उसे मैं बोलता हूँ सल्फोनिक ग्रुप, SO3H,
हम इसे बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप, Gp मतलब ग्रुप। थर्ड को बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड ग्रुप, ऐसे लिखते हैं COO, मतलब CO का होल ट्वाइस O। इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो बंदा आता है उसे हम बोलते हैं एस्टर, COO। इस तरीके से कुछ होता है, यहाँ R लगा होगा, RCOOR, है ना। दिस इज़ आवर एस्टर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो बंदा है ना उसे हम बोलते हैं COX। क्या बोलते हैं भाई साहब? COX, मतलब RCOX ऐसा होगा, एसिड हैलाइड। इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, एक ग्रुप की नेम है एसिड हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एमाइड, CONH2 पर ये लगा हो तो इसे हम बोलते हैं एमाइड। हालांकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है ना, मतलब जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कंटेन कर रहा होगा, ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। तो वहाँ पर नेमिंग हम अच्छे से करेंगे। यहाँ फिलहाल अभी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। एमाइड के बाद हम देखते हैं साइनाइड, ठीक है। फिर हम देखते हैं, है ना, ऑर्डर ही है ये, NC आइसोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर इधर हम आते हैं 9th, हम देखेंगे CHO, है ना, काफ़ी ज़िंदगी में आया ये, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटो ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, थायो अल्कोहल ग्रुप, थायो, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप। ये चीज़ थोड़ा बहुत हम लोग एमीन के बारे में बात कर लेंगे, एमिनो ग्रुप के बारे में, ठीक है। एमीन बोलते हैं इसको हम लोग ऐसे, एमीन, NH2, ठीक। तो ये फंडा है ना, ठीक। तो ये मेरे पास होगा सीनियरिटी ऑर्डर। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना, जो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, इतने ग्रुप मुझे पढ़ने हैं। कुछ और भी ग्रुप हो सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो स्पेशल होते हैं, जब हम 12th क्लास में आते हैं तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा मुझे पता है कि कभी NO2 यूज़ हो, कभी हेलोजन यूज़ हो, कभी R अल्काइल ग्रुप यूज़ हो, कभी NO यूज़ हो। तो ये सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे सीनियर ये है कार्बोक्सिलिक, फिर ये, ठीक है, ये ऑर्डर है। कहीं मान लीजिए एक ही कंपाउंड में 2-3 लगे हुए हैं, एक ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, ठीक है। तो सबसे सीनियर क्या होगा? COOH। पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आज हम स्टार्ट करेंगे COOH ग्रुप से, है ना। इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर एक एक करके बात करते रहेंगे, है ना। अच्छा, पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है पहले मैं इसको पढ़ूँ, फिर इसको पढ़ूँ, फिर इसको पढ़ने लगूँ, फिर उसको पढ़ूँ, ठीक है ना। इस ऑर्डर से नहीं पढ़ेंगे, है ना, लेकिन ये ऑर्डर है किसका? सीनियरिटी ऑर्डर का, सीनियरिटी का, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट, तो इसको ज़रा आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इतनी कहानी हो गई ना। अब देखिए, अब हम फर्स्ट बंदे की बात करेंगे। थोड़ी सी अच्छे से बात करेंगे, है ना। देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ना, हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। हालांकि जो लोग यहाँ से पढ़े हैं उनको पता है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके लिए रिपीटेशन है, लेकिन नए बच्चों के लिए नया नया हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, मतलब कि COOH ग्रुप। फिर लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, या फिर COOH हो सकता है, या फिर कभी हमारी आंखों को ये भी दिख सकता है, ठीक है ना। तो वैलेंसी के खेल के हिसाब से ऐसे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है इसमें।
सबसे पहले Fg कौन है? हमारे तो ज़िंदगी में सेकेंडरी सफिक्स आएगा इसके नाम से, ठीक है। एंड एक बंदा और प्रीफिक्स, अभी मेरे लिए Fg कौन है? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। या फिर समझ रहे हो आप, COOH कहाँ गया, है ना। सेकेंडरी सफिक्स में दो यूज़ होता है। पहला मैं लिख रहा हूँ जो अभी तक मुझे पता है, ओइक एसिड। अभी तक हाई स्कूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या लिखता है, ओइक एसिड, है ना। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों नेमिंग जो है ना डिफरेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए, ये बात नहीं है हमारे लिए। अच्छा, प्रीफिक्स में नाम होता है इसका कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, ठीक। तो अभी हमने कहा कि एक ही अपना बंदा ना दो तरीके से बिहेव कर सकता है। सीनियर होगा तो ये वाले नाम, अगर एज अ प्रीफिक्स यूज़ हुआ है तो कार्बोक्सी, ठीक है। अच्छा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए एक थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे सीनियर तो यही है ना। तो क्या ये जूनियर की तरह बिहेव करेगा? नहीं, जूनियर की तरह कभी बिहेव नहीं करेगा। सबसे सीनियर तो यही है ना। अच्छा, तो इसमें कार्बोक्सी नाम कब यूज़ होगा, अभी हम उस पर बात करते हैं, ठीक। अभी फ़िलहाल हम लोग एंट्री लेवल के जो एग्जांपल्स होते हैं उनकी बात करें तो आप देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओइक एसिड जब यूज़ होता है ना, नॉर्मल जितने भी हम लोग पढ़े हैं ना अभी तक कंपाउंड, ओपन चेन वाले कंपाउंड, वहाँ पे क्या यूज़ होता है, ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज़ होगा अभी हम बात कर रहे हैं। तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। देखिए, मान लीजिए ऐसे लगा हो RCOOH, तो इसका हम नेम लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखेंगे, क्या चीज़, एल्केनोइक एसिड। क्या लिखते हैं हम, इससे एल्केन होता है, सो एल्केनोइक एसिड, ये नाम हो गया आयुपैक नेम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H लगाओ, HCOOH, ठीक। तो काउंटिंग कहाँ होगी, काउंटिंग तो मेरी वहाँ से होनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो। Fg तो यहीं पे एक काउंट हो गया, ख़त्म, ठीक है ना। कोई साइड चेन वगैरह है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो 1 कार्बन से तो मुझे पता है भाई साहब मेथ होता है, मेथ, ठीक है। अच्छा, कार्बन H के साथ सिंगल बॉन्ड से लगा है। आप समझ लो ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स मैंने पहले लिखा, वर्ड रूट लिखा, फिर प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स तो एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, तभी तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो गया, एन, तो मीथेन, है ना। अब मैं ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब COOH ग्रुप लगा है तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सेकेंडरी सफिक्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, ओइक एसिड लिखता हूँ ना, है ना। ओइक एसिड तब यूज़ होगा जब हम लोग ऐसे ओपन चेन कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं तब, है ना। तो एल्केन, अच्छा 1 पे है तो मैं क्या लिखूँगा, 1 ओइक एसिड। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अगर मात्र एक ही काउंटिंग हो, ओनली 1 काउंटिंग इज़ पॉसिबल। अगर मैं कहीं से भी काउंटिंग करूँ वो सेम पे आता है, तो मैं इस 1 को हटा सकता हूँ। तो इससे अगर मैं 1 को हटाऊँ तो मुझे लिखना पड़ेगा मीथेनोइक एसिड, मतलब मीथेन प्लस ओइक एसिड, है ना। तो एक बात यहाँ से और इम्पोर्टेंट कि एन आ रहा है, प्लस करना पड़ेगा मुझे ओइक एसिड, ठीक है। तो जब भी मैं इस तरीके से, ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स को लिखता हूँ, एंड अगर ये वॉवेल है, वॉवेल पता ना, AEIOU, तो मैं इस ई को हटा देता हूँ, मतलब मैं लिखूँगा ओइक एसिड, ई को हटा के नोइक एसिड, मतलब मीथेन नोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, है ना, इस तरीके से। तो इसका क्या नाम हो गया, मीथेनोइक एसिड। मतलब लिखते वक्त ई को हटा देना है, इस ई को मुझे गायब कर देना है, मीथेनोइक एसिड, ठीक है ना, पहला आदमी। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने कॉमन नेम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, बस उतने इंपॉर्टेंट है, उतने आपको याद होने चाहिए। कहोगे आप कितने ज़्यादा कॉमन नेम, तो इसका एक कॉमन नेम है ना, आपको पता ही होगा, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ होता रहता है। कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये चीज़। तो पहला ये हुआ, और देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, बाद में अभी हम लोग बॉन्ड लाइन यूज़ करने लगेंगे, जो हमने पढ़ा था BLN। अच्छा, आप देखो 1 2 कार्बन से क्या होगा भाई साहब, एथ होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, एन हो गया, ठीक है। एंड 1 पे क्या है, ओइक एसिड,
सो मेरे पास क्या होगा इथेनोइक एसिड, या 1 एक ही तो काउंटिंग है ना, मैं इसे कोई लिखूँगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, इस तरीके से, सही है। इसका एक कॉमन नेम है, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, पता ना CH3COOH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका C2O2H4, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CH3CH2COOH, ठीक है। काउंटिंग तो मैं जानता हूँ भाई साहब यही से होने वाली है, ठीक है। 3 कार्बन से क्या होता है सर, प्रोप होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड मानी यानी कि प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। फिर से 1 पे ओइक एसिड है ना, या फिर मैं इसको लिखूँ क्या चीज़ प्रोपेनोइक एसिड, इतना तो हम पढ़ चुके हैं ना, पहले पढ़ चुके हैं प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसका भी एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ना प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक, ये इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक। सो कभी ये कॉमन नेम कभी दिखता है ना तो हमारी आंखों में चमक आती है, और इस चमक को बरकरार रखना है कॉमन नेमिंग के साथ, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर आप कभी ये देखो, ठीक है, फिर से अब इसमें काउंटिंग है तो कोई पंगा ही नहीं है भाई साहब, मुझे ये लो यहीं से करनी है, ठीक है। फोर्स हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, पहले ऐसा ही होगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, तो क्या लिख दिया मैं उसको ब्यूटेनोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम है भाई साहब, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। तो जब भी कॉमन नेम आएगा तो हमारी आंखों में चमक आएगी कि इस कॉमन नेम को अपने दिल में बसाना है, ठीक है। सो क्या हो गया ब्यूटरिक एसिड, ये चीज़। तो मुझे ट्रेंड समझना है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक ही मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो एंड मेरे पास ऐसे ओपन चेन हो, उसके साथ कोई भी सेकेंडरी सफिक्स ना लगा हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स ना लगा हो, ठीक है ना, कोई साइड चेन वगैरह ना लगा हो। अब मैं देखिए R लगा सकता हूँ, NO2 लगा सकता हूँ, X लगा सकता हूँ, तो उसको लेके एक नेमिंग बनेगी, ठीक है। अच्छा, ओइक एसिड तब तक यूज़ करेंगे जब तक ओपन चेन कंपाउंड है। इसका मतलब मैं इनडायरेक्ट समझ लिया कि जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना है, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ, है ना। ये काम बहुत हो गया। BLN हमने देखा था ना, तो BLN वाला हम लोग यूज़ करते हैं। तो कभी आप देखो इस तरीके से हम लोग ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं BLN। अच्छा, मैं इस C3 नाले को फिर भी C3 लगाया, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से होगी भाई साहब, उस कार्बन से ही होगी। एक बात और इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है ना, ये बात मैंने पहले भी बता रखा है हाई स्कूल की क्लासों में, है ना। यहाँ से बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब कि चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब COOH ग्रुप हमेशा कोने पे होने वाला है, टर्मिनल पे होने वाला है, ठीक है। तो काउंटिंग होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मुझे पता है ये मेरे पास प्रीफिक्स है बंदे, और प्रीफिक्स को लिखते वक्त हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं पहले B को लिखूँगा फिर M को लिखूँगा, तो नेमिंग क्या हो जाएगी 3 ब्रोमो। लिखने का वही पैटर्न है ना, जो हाइफन वगैरह स्पेस छोड़ना नहीं है, हाइफन लगाना है, कॉमा लगाना है ना, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। सो 3 ब्रोमो एंड क्या हो जाएगा 4 मेथिल, ठीक। 5 कार्बन से क्या होता है पेंटेन, 1 पे क्या आ गया ओइक एसिड, ठीक है। हम इसको जानते हैं, ये लिख सकते हैं क्या चीज़ 3 ब्रोमो 4 मेथिल, अब मैं वही लिखूँगा, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से 1 पे ही तो है, 1 को हटा दिया। तो ये एक पार्ट इम्पोर्टेंट। अब मुझे प्रीफिक्स से ना कोई मतलब नहीं है, यहाँ से काउंटिंग करो आप, फिर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। ये कहानी, तो जरा इतना कॉपी करें आप लोग, फिर देखते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स कैसे बनते हैं ना। लिख लिया इतना। अब देखो, आप थोड़ा सा कहानी हम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या ज़िंदगी में बाहर आती है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो सकता है। अब देखिए डिफरेंट फ़ोटो कैसे मुझे देखने को मिलती है, उसको ज़रा मैं देखूँ ना, तो कभी आपको ऐसा दिख सकता है कि क्या 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 हाँ, डिफरेंट मैं फ़ोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब देखो ऐसे देख सकता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर COOH यहाँ लिखा हुआ है, COOH, तो इस फॉर्म में लिखा होता है, तो आपको यहाँ पर पहचानना आना चाहिए। मतलब काउंटिंग कहाँ से होगी सर, यहाँ से हो जाएगी। कार्बन यही ना, कार्बन की तो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स ये हो गया 5 क्लोरो, ठीक है, एंड 6 कार्बन से क्या होगा, हेक्सेन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, तो हेक्सेन ओइक एसिड, ठीक है। सो 5 क्लोरो हेक्सेन ओइक एसिड ये। अब इसको लेके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप ये देखो, मान लीजिए यहाँ पे C भी लिखा है, कभी इधर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि COOH लिखा है ये, ठीक है, COOH, मतलब कि यही मेरे पास FG लगे हुए हैं, तो उसको देख कर डरना नहीं है। काउंटिंग यहाँ से करो, वहाँ से करो, ठीक है, और यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4 5 6, है ना। COOH केस में भाई साहब कहीं से भी करो, अगर ये 1 पे 6 पे तो यहाँ से ये 1 पे ये 6 पे, कोई मतलब नहीं बनता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब क्या है भाई साहब, प्रीफिक्स है, साइड चेन वगैरह है, तो लिखते हैं 2 टाइम है, तो 2,4 डाई ब्रोमो, 2 टाइम्स है ना, 2,4 डाई ब्रोमो, 6 से क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। अब देखिए 1 पे भी 6 पे 2 टाइम्स है, तो 1,6 है ना, 2 टाइम्स ग्रुप लगे हैं, तो क्या लिखता हूँ मैं, डाई ओइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2,4 डाई ब्रोमो हेक्सेन, 1,6 डाई ओइक एसिड, है ना। तो एक वैरायटी ये होती है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा, है ना, एक एग्जांपल हम और देख लें, फिर हम डिफरेंट नेमिंग वाले पे आएंगे कि डिफरेंट नेमिंग में क्या क्या पंगे होते हैं, ठीक है। तो आप ज़रा देखना। अच्छा, इसमें भी ना मुझे कोई लॉन्गेस्ट चेन से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, मुझे लॉन्गेस्ट चेन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है ना डिफरेंट तरीके से, तो ये बात तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर FG कौन है, COOH, ठीक है ना। तो काउंटिंग हो जाएगी सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। NO2 से क्या, नाइट्रो, एथिल ग्रुप ये, मेथिल का मतलब क्या, Me है, ठीक है ना। कोई ये मत समझना कि कीटो ग्रुप लगा है, CO, कीटो नहीं लगा, ये COOH लिखा है, ठीक है ना, ये बात है। सो कैसे लिखता हूँ मैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCDEFGH है ना, तो E पहले आएगा, MN ऐसे आता है, तो आप लिख लो इसको। अच्छा, ऐसे लिखा होता है Me का मतलब क्या होता है, मेथिल, कभी आपको ना पता हो तो Me का मतलब होता है भाई साहब मेथिल, शॉर्टकट ये लिखते हैं कॉम्पिटिटिव वाले, ET का मतलब एथिल, बस यहीं पर यूज़ होता है ऐसा ही। तो डायरेक्ट लिखा होगा ET Me, ठीक। सो पहले E आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 एथिल, ठीक है, एंड 5 मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल, ठीक है। 2 नाइट्रो, ठीक। 7 से क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक। 1,7 डाई ओइक एसिड, ये नेमिंग हो गई, समझे। तो इसका मतलब ये है ना कि ओपन चेन को लेके बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, R लगा के, X लगा के, है ना, NO लगा के, NO2 लगा के। तो ये एग्जांपल्स बस इंपॉर्टेंट मुझे ध्यान रखना है कि ABCDEFGH MNOP मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ना हेप्टेन, एन प्राइमरी सफिक्स मत भूलना, ठीक है। उसके बाद तो डाइओइक एसिड, अपना फलाना ढिमका जो चित्ते लगे हैं, ये चीज़, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल्स ना, पहली वैरायटी ये होती है जहाँ पर हम लोग ओइक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है।
अच्छा, कार्बोक्सी कब यूज़ होगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज़ होगा, उस पर हम आते हैं ना। आज ये वाला पार्ट ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया वाला। ठीक, तब तक हम कॉपी करो। ठीक है, ये कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। बात करते हैं हम लोग स्पेशल नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलिए, फंडा क्या है, स्पेशल नेमिंग कब यूज़ होगा। स्पेशल नेमिंग पर ना हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करने वाले हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इसी में हम लोग प्रीफिक्स भी यूज़ करने वाले हैं जब भी कंडीशन बने कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, ठीक है, कब कब, ठीक है। स्पेशल नेमिंग तब यूज़ होगी ना, है ना, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, है ना। अगर COOH के साथ विद, लिख देता हूँ मैं, COOH ग्रुप, है ना। अभी तक क्या था, ओपन चेन कंपाउंड था। अगर यही ग्रुप COOH से किसी साइक्लिक कंपाउंड से लगा होना, तब मेरे पास क्या नेमिंग यूज़ होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। एक और कंडीशन होती है इसमें, वो क्या होती है, व्हेन मोर देन वन टाइम्स, व्हेन मोर देन वन टाइम्स, ठीक है, COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, है ना, इन आवर कंपाउंड, इन आवर कंपाउंड। तो मोर देन वन टाइम्स, है ना, मतलब कि अगर 2 टाइम यूज़ होगा तो क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, किस तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होने के लिए 2 कंडीशन है। पहली क्या चीज़, साइक्लिक, कोई साइक्लिक कंपाउंड हो। दूसरा क्या चीज़, अगर मोर देन वन टाइम्स COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड वाले पे बेस्ट एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, तो आप देखो ज़रा यहाँ पे, अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड लिखूँ ना कि जैसे आप देखो CH2 COOH, CH COOH, CH2 COOH, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ओइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके से नेमिंग होगी। एक तो वाला जब हम ओइक एसिड यूज़ करते हैं, दूसरा कौन सा, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक, नॉर्मल जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम काउंटिंग ही करते हैं, 1 2 3 4 5। ये होगा क्या 1 2 3 4, नहीं, मुझे पता है ना कि मुझे उस पाथ पे चलना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स पड़े एंड साथ ही साथ लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन भी हो। ठीक है, तो मेरे पास काउंटिंग ये होगी 1 2 3 4 5। अब आप देखो, अब ये COOH बच गया, मतलब कि अब ये हमारे लिए एज अ प्रीफिक्स वर्क कर रहा है। तो इस केस में मुझे प्रीफिक्स वाला नाम पता होना चाहिए था, जो कि क्या है, कार्बोक्सी। ठीक, एक और इसकी नेमिंग होगी, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक, तो मैं जानता हूँ कि भाई साहब पहले मुझे प्रीफिक्स को ही लिखना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी, थर्ड पे लगाया ना 3 कार्बोक्सी। ठीक, अब स्टार्ट होता है वर्ड रूट वाला मामला। ठीक है, 5 से मैं जानता हूँ पेंट होता है। ठीक है, 5 से पेंट हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड से, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन हो गया, क्या हो गया, एन हो गया, है ना। अब देखिए, अब मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगा। ठीक, क्या यूज़ होगा, देखो 1 पे और 5 पे, तो
तो क्या लिखते हैं हम लोग 1,5, 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे हम लोग डाईओइक एसिड। ठीक है। अच्छा सर इसमें तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होने का एक और मेरे पास कंडीशन है, उसके लिए क्या है कि काउंटिंग मुझे CWS, हाँ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताई नहीं उस पर। सबसे पहले ये कहानी है ना जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जो हमने यहाँ से काउंटिंग की, हमने जो अभी काउंटिंग की ना वो में COOH के कार्बन को इंक्लूड करके काउंटिंग की है, जो हम अभी तक करते आते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये नाम होगा, है ना, 3 कार्बोक्सी, ठीक है, पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। ठीक है। अच्छा इसमें हम एक काउंटिंग और कर सकते थे, उसकी बात अगर हम करें, आप देखो CH COOH CH2 COOH, एक काउंटिंग ये हो सकती थी कि 1 2 3। ठीक है। तो एक नई बात जो यहाँ पे नहीं लिखी है कि अगर मोर देन 1 टाइम्स COOH ग्रुप लगा हो या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो 2 तरीके से काउंटिंग हो सकती है। अगर उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को इंक्लूड करके काउंटिंग हो सकती है। दूसरी काउंटिंग में अगर इस कार्बन को इंक्लूड ना करो तब काउंटिंग, है ना। तो ये कार्बन जिस कार्बन से लगा है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो गई, तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना। इस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली नेमिंग, है ना। इसका मतलब ये है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाली नेमिंग तब यूज़ होती है जब मैं COOH के कार्बन को काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करता हूँ। ठीक, ये चीज़। अब इसका नाम देखो। अच्छा क्या ये तीनों प्रीफिक्स है क्या? नहीं, प्रीफिक्स तो तब होता है ना जब हम इस कार्बन को काउंटिंग करें, इंक्लूड करें, प्रॉपर काउंट कर लें, जो बचा वो प्रीफिक्स। ठीक है। इस केस में कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, कोई साइड चेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो 3 कार्बन मैं जानता हूँ भाई साहब प्रोप होता है। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, प्रोपेन। ठीक है। अब देखो 1 पे 2 पे 3 लगा है, सो 1, 2, 3 टाइम्स तो क्या लिखूँगा मैं, ट्राई, है ना। अब ये वर्ड यूज़ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ व्हेन, है ना, व्हेन कार्बन ऑफ COOH is not include in naming, है ना। जब नेमिंग में COOH का कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं तब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाली नेमिंग यूज़ होती है। ठीक, तो ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसा हो सकता है। तो ये समझे ना, मतलब कि इस कंपाउंड के 2 नाम हो सकते थे। ठीक, अच्छा इसी को ना बॉन्ड लाइन में ऐसा लिख सकते थे हम। ठीक, लिख दूँ क्या? देखो, ठीक है, 1 2 3, सो 1 2, यहाँ पे देखिए 3 है ना। तो अगर मैं इसको बनाऊँ, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे एक और लगा है। ठीक है। यहाँ से ये चीज़, तो BLN में हम ऐसा लिख सकते थे। ठीक है। तो ये काम हो गया। तो हमने देखा कि यारी नेमिंग कब यूज़ होगी। अच्छा साइक्लिक कंपाउंड वाले भी देखते हैं हम लोग, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तब। चलिए इतना कॉपी करो आप। लिख लिया। ठीक, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मैं एक एग्जांपल और बनाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस समझाने के लिए। अच्छा मुझे, है ना, काउंटिंग करते वक्त इस कार्बन को इंक्लूड करना ही है, अपनी तरफ से हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। छोड़ के एक नेमिंग हो सकती है जो हमने देखा, है ना। तो फिर इसके 2 नाम हो सकते थे, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा सर, 5 से क्या होता है, पेंटेन। अच्छा एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है
कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नाम लिखते वक्त ना इस ई को लिखना है ना, ये ई रहना चाहिए, ठीक है। सो पेंटेन हो गया एंड देखिए 1,5 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड नाम हो जाएगा, ये कार्बन इंक्लूड हुआ है ना। सो 5 से क्या हो गया पेंटेन एंड 1,5 डाई ओइक एसिड। इसका एक डिफरेंट नाम हो सकता था, उस पर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। तो इसका एक अनदर नेम अब देखना ज़रा। ठीक, देखना आप, एक तो ये हो सकता है 1 2 3, जब मैं इस कार्बन को इंक्लूड ना करूं। अच्छा, अगर एक ही ग्रुप लगा हो तो मुझे कार्बन को इंक्लूड करना ही है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। 2 लगा हो तब मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक। तो आप देखो कि ये साइड चेन है क्या? नहीं, साइड चेन तो तब होता है ना जब मैं कार्बन को इंक्लूड करके काउंटिंग करूँ और एक बंदा बच जाए, ठीक। अच्छा, 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोपेन, ठीक। देखो 1 और 3 पे, तो 1,3 डाई, 2 टाइम्स है तो डाई। अब मैं क्या लिखूँगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने ये समझ लिया कार्बोक्सिक कब यूज़ होगा इस केस में। कार्बोक्सिलिक एसिड ना, कार्बोक्सी तो प्रीफिक्स है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स कब यूज़ होगा इस केस में, जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा काउंटिंग में, तब, है ना। इसका मतलब ये है कि ओपन चेन कंपाउंड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली नेमिंग यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइक्लिक वाले पोर्शन पे। मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड था एंड यहाँ से COOH लगा हुआ था, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से होगी? जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा हो, क्योंकि इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए ना मैं साइकिल में काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई साहब ये तो एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, पता है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो पहले मुझे साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो साइक्लो पढ़ चुके हैं हम, ये हेक्सेन। देखिए 1 पे क्या लगा? COOH, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मतलब पीछे वाला भी यूज़ होगा, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर मैं इस 1 को हटा सकता हूँ क्योंकि 1 ही पे है, तो मैं लिख दूँ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज़। अच्छा, ये ई इम्पॉर्टेंट है, इस ई को मुझे लिखना ही है। जैसे मैं एक और देखूं, कभी ये यूज़ हुआ, दिख रहा है ना, काउंटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 और 2 सब सेम है ना। तो देखिए ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है। तो अगर मैं लिखूँ इसको साइक्लोपेंटेन, ठीक। 1 और 2 पे लगे हुए ग्रुप्स, तो मैं बोलूँगा 1,2, 2 टाइम्स है तो डाई एंड अवर कार्बोक्सिलिक, यहाँ लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले इसका नाम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर इसका नाम तो साइक्लोपेंटेन है ना, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए तो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर मैं और एग्जांपल देखूँ, है ना, कुछ डिफरेंट, जैसे कि ये देखो आप ऐसे लगा हो COOH, ठीक है, Br, ठीक। तो काउंटिंग तो यहाँ सही होगी। अब 1 2 यहाँ चलो या फिर 1 2 यहाँ चलो, सब सेम ही है। अब आप देखो, अगर ये ग्रुप ना होता तो मैं इसको पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। प्रीफिक्स मेरे पास क्या है? Br लगा हुआ है 2 और 3 पे, तो मैं इसको बोलूँगा भाई साहब 2,3, ठीक है, डाई ब्रोमो, है ना। एंड ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। एंड 1 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे लिख दूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझे ना कि अगर साइक्लिक कंपाउंड से लगा हो ग्रुप, है ना, मेन फंडा क्या था? मैं इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए काउंटिंग नहीं कर सकता था,
है ना, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से मुझे नाम लिखना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है। ठीक है, तो आज के लिए तब तक इतना ही रखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें और भी हैं, कुछ जर्नल मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके नेम मुझे पता होने चाहिए, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर से एक और फंक्शनल ग्रुप पे हम बात करेंगे, फिर उस पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।